ग्राहक सेवा, ये अध्याय 2 है। किसी भी व्यवसाय के लिए ग्राहक परमावश्यक है। परमावश्यक मतलब अत्यंत आवश्यक है। किसी भी उद्योग या व्यवसाय के अस्तित्व की रक्षा, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए ग्राहकों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। अर्थात कि कोई भी व्यवसाय तभी बढ़ता है जब उसमें ग्राहकों का ध्यान रखा जाता है। हमारे यहाँ ग्राहक कौन है? जो बीमा कराने वाले लोग हैं। बीमा में ग्राहक सेवा और ग्राहक संबंध की महत्ता अधिक बढ़ जाती है। अर्थात कि इसमें उनका महत्व बहुत ही अधिक है, क्योंकि बीमा उत्पाद अन्य उत्पाद से भिन्न होते हैं। मतलब कि बाकी चीज़ों में जैसे एक दुकानदार कपड़ा देता है तो ग्राहक उसको देख लेता है। जीवन बीमा में हम केवल योजना बेचते हैं, ठीक है। तो योजना बेचने में ग्राहक तो को कुछ दिखाई तो पड़ता नहीं, जो आप बताओगे वही वो मान लेता है। तो बीमा उत्पाद अन्य उत्पाद से भिन्न होते हैं। बीमा उत्पाद एक विधिक अनुबंध होते हैं। अर्थात कि बीमे में हम क्या बेचते हैं? एक एग्रीमेंट, वादा, करार जिसको कहा जाता है कि भाई आप इतना जमा करोगे, इतने दिन बाद हम आपको इतना पेमेंट करेंगे। बीच में अगर डेथ होगी, आदमी मर गया जमा करने वाला, तो हम उसको इतना भुगतान कर देंगे। क्योंकि ये मानव जीवन के लिए जोखिम या हानि की भरपाई के लिए खरीदे जाते हैं। अर्थात कि ये बीमा आदमी क्यों कराता है कि जब हम नहीं रहेंगे तब हमारे घर वालों को ये पेमेंट इसका मिल जाए। तो इस अध्याय में हम लोग पढ़ने के बाद क्या क्या चीज़ जान जाएंगे? ग्राहक सेवा कैसे होती है, ग्राहक सेवा करने में एजेंट की भूमिका क्या होती है, शिकायत कैसे दूर किया जाएगा, ग्राहक से संवाद की प्रक्रिया अर्थात कि उनसे बातचीत कैसे किया जाता है, मौखिक रूप से कैसे यानी कि ज़बानी बातचीत कैसे किया जाता है, लिखित में क्या क्या हम बात कर सकते हैं, और हमारा नैतिक आचरण कैसा होना चाहिए। अर्थात कि एक कस्टमर के यहाँ अगर कोई अभिकर्ता काम कर रहा है तो हमको उसमें कैसे भाग लेना चाहिए या नहीं भाग लेना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब आप आइए सेवा की गुणवत्ता। देखिए क्या लिखा है। बीमा कंपनियों के लिए आवश्यक है कि वे, उसके कर्मचारी और अभिकर्तागण अपने ग्राहकों को सर्वोच्च कोटि की सेवा से प्रसन्न रखें। अर्थात केवल आप ही की जिम्मेदारी नहीं है, ऑफिस वालों की भी जिम्मेदारी है कि वे कस्टमर से बहुत ही उचित व्यवहार करें। सर्वोत्तम सेवा में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सर्वोत्तम सेवा में निम्न गुण आते हैं। नंबर 1, विश्वसनीयता होनी चाहिए। दूसरा, उत्तरदायित्व की भावना, आश्वासन, संवेदनशीलता, हृदय स्पर्शी वातावरण। सबसे पहले विश्वसनीयता है। विश्वसनीयता का मतलब कि जो भी चीज़ आप कस्टमर को बताओ उस पर उसको विश्वास हो। और विश्वसनीयता का मतलब ये भी है कि जैसे वो किसी दूसरे से पूछता है कि हाँ भाई मैच्योरिटी पर आपने बताया कि 4 लाख मिलेगा मान लो, तो वो दूसरे एजेंट से पूछता है तो वो भी वही बात बताए कि हाँ 4 लाख रुपए पेमेंट होगा, तभी तो विश्वसनीयता बढ़ेगी। नहीं तो आदमी सोचेगा एक कह रहा 2 लाख मिलेगा, एक कह रहा 4 लाख मिलेगा, तो 2 लाख वाला कहेगा क्या 4 लाख वो अपने घर से देंगे? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है उत्तरदायित्व की भावना। अर्थात कि जिससे आपने जो वादा किया कि हाँ भाई परसों हम आपको लोन दिलवा देंगे, मान लो किसी को अपनी पॉलिसी पे लोन लेना है तो आप उसको बता सको कि हाँ परसों हम आपको जो है लोन दिलवा देंगे, तो इसका उत्तरदायित्व अर्थात कि जिम्मेदारी लेना पड़ता है। तीसरा क्या है? देखिए आश्वासन। आश्वासन का मतलब क्या हुआ? आश्वासन का मतलब ये है कि जिसको भी आप किसी को आश्वासन दो कि मैं फला तारीख को आपसे मिलूँगा, या फला तारीख तक आपका बीमा पास हो जाएगा, या फला तारीख को मैं आपको पॉलिसी बॉन्ड ला करके दे दूँगा, तो वो आश्वासन उसका पूरा होना चाहिए। ये ना हो कि आप जो है कहे कि परसों हम मिलेंगे रसीद ले करके और पता चला महीने भर आप उसके यहाँ झांकने ही नहीं गए। इसके बाद क्या है? हृदय स्पर्शी वातावरण। हृदय स्पर्शी वातावरण का मतलब क्या होता है? हृदय स्पर्शी वातावरण का मतलब ये होता है कि जब भी वो ऑफिस में आए या आप उससे मिले तो कोई भी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो उसको खटके। मान लो किसी कस्टमर का
किसी कस्टमर ने अपने लड़के का बीमा कराया है और उसका एक्सीडेंट हो गया, वो ऑफिस में आया है, आप लोग जो है उसको पता चला कि, और ये बात आपको मालूम है, तो आपको उसको कहीं किनारे में ले जाना चाहिए और उससे बातचीत करते समय थोड़ा सा दुख व्यक्त करिए, थोड़ा सा संवेदनशील रहिए, चेहरा आपका लटका होना चाहिए, मतलब कि उसको ये लगे कि हमारे दुख में ये शामिल है, ना कि जो है मतलब लीजिए लीजिए आप भी केक खाइए और फलाने का बर्थडे था या कोई भी चीज़ है और देखिए इनके लड़के की डेथ हो गई है, आप बाबू के पास उसको लेके गए, कहे इनके लड़के की डेथ हो गई है और 4 लाख उसमें मिलना है, भाई साहब की तो लॉटरी खुल गई, तो कैसा लगेगा उस आदमी को। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, हृदय स्पर्शी वातावरण मौजूद रहना चाहिए। इसके बाद देखिए ग्राहक सेवा व बीमा। ग्राहक सेवा और बीमे का काम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जीवन बीमा के किसी भी सफल अभिकर्ता से उसकी सफलता का राज पूछने पर कि मतलब आप इतना काम कैसे कर लेते हो, ये पूछने पर यही उत्तर मिलेगा कि उसकी सफलता के पीछे उसके ग्राहकों का संरक्षण का मतलब कि जो एक बार अगर कोई कस्टमर आपसे जुड़ गया तो फिर ये ना हो कि वो आपको छोड़ दे या वो अपना बीमा बंद कर दे, संरक्षित रहना चाहिए, अर्थात कि उसका बीमा चलता रहना चाहिए। और जब बीमा उसका चलता रहेगा तो सहयोग अपने आप मिलेगा, सहयोग सर्वोपरि होता है, जो कि उत्तरोत्तर सेवा के कारण ही प्राप्त हुआ है। सहयोग किसी का कब मिलता है, जब आप उसकी लगातार आप किस्त जमा कराते रहोगे, सारा काम उसका करवाते रहोगे, तभी तो जो है मतलब वो लगातार आपसे जुड़ा रहेगा। इसके बाद देखिए हर कस्टमर का एक मूल्य होता है और मूल्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। मूल्य का मतलब कीमत, उसकी उपयोगिता। तो उपयोगिता में क्या आता है, ग्राहक का मूल्य। ग्राहकों के मूल्य के में 3 हिस्से होते हैं, यानी ग्राहक के कीमत 3 प्रकार का होता है। क्या क्या है, पहला है ऐतिहासिक मूल्य। ऐतिहासिक मूल्य का मतलब कि जब उसने सबसे पहले आपसे बीमा कराया, शुरुआत में आप अपना बीमा उसने आपको दिया तो उस पर आपको कमीशन पेमेंट हुआ, ठीक है ना। अगर वो बीमा न कराए होता और लगातार उसको चलाता न रहता तो आज आपको कमीशन कैसे मिलता। दूसरी चीज़, उसी के माध्यम से अन्य लोगों से भी आपका परिचय हुआ, उसके रिश्तेदारों से परिचय हुआ, तो नतीजा क्या निकला कि उन लोगों का भी बीमा हुआ और आपका व्यवसाय बढ़ा। तो ये हुआ ऐतिहासिक मूल्य। वर्तमान मूल्य क्या होता है, वर्तमान मूल्य का मतलब ये होता है कि अगर वो पहले से आप उसकी सेवा कर रहे हैं, लगातार उसका बीमा चल रहा है, तो अब मान लो उसके लड़के की शादी हुई, उसकी लड़की की शादी हुई, तो उसके लड़के की पत्नी का, उसके दामाद का, फिर आगे चल के नाती हुआ उसका, इसका सबका बीमा भी तो होगा। और वो बीमा कौन करेगा, आप करोगे। कब कर पाओगे, कि जब आपका उससे जो है बिहेवियर अच्छा रहेगा, वो आपके ऊपर विश्वास करेगा, वो आपसे खुश है अगर, तभी तो वो आपसे बीमा कराएगा। तो इसी को कहा जाता है ग्राहक का मूल्य। अब तीसरा पॉइंट देखिए, संभावित मूल्य। संभावित मूल्य किसको कहा जाता है, कि ग्राहक को, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई नई स्कीम आई, आप ग्राहक के यहाँ गए और उससे कहा कि भाई साहब एक और नई अच्छी स्कीम आई है जो कि ख़ास तौर से आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। तो जब आप उसको बताओगे तो 2 ही पॉइंट आएगा कि नहीं नहीं पिछला बीमा हमारा बहुत है, अब हम वो और नहीं कर सकते, और या तो वो कहेगा कि हाँ अच्छा देखें क्या स्कीम है भाई। तो देखने पर क्या होगा, वो हो सकता है कि एक नया जो है बीमा और करा ले। तो इसको क्या कहा जाता है, संभावित मूल्य। इसका मतलब ये हुआ कि हम उससे, ग्राहक अगर हमसे संतुष्ट है तभी हम ग्राहक का पूर्ण मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, अब आप हेडिंग देखो, सामान्य बीमा और जीवन बीमा में मुख्य अंतर। सामान्य बीमा मतलब कि ऐसी बीमा कंपनियां या इस प्रकार का बीमा जिसमें आदमी को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों का बीमा होता है, उसको सामान्य बीमा कहा जाता है। जीवन बीमा किसको कहते हैं, जीवन बीमा उसको कहते हैं कि जिसमें केवल आदमियों का बीमा होता है।
तो दोनों प्रकार के संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट में मुख्य अंतर क्या है? देखिए, एक एक पॉइंट दोनों का आप इसमें समझिए। पहले सामान्य बीमा में क्या होता है? पहला पॉइंट क्या है? सामान्य बीमा संविदाएं, अर्थात कि जो गाड़ी घोड़े वाला बीमा कंपनी है उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्षतिपूर्ति की संविदा होती है। क्षतिपूर्ति का मतलब कि जितने का नुकसान उतने का भुगतान बीमा कंपनी करेगी। मतलब क्या समझे इसका? जैसे आपने अपने मोटरसाइकिल का बीमा कराया, कितने का? 50,000 का। अब अगर गाड़ी चोरी हो गई तो बीमा कंपनी 50,000 पूरा देगी, और अगर खाली लड़ गई 5,000 का नुकसान हुआ तो 5,000 रुपया ही केवल देगी। किस्त तो वही पड़ रही है, बराबर ही, किस्त घटती बढ़ती नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने का नुकसान उतने का भरपाई करना, इसको कहा जाता है क्षतिपूर्ति की संविदा। अब जीवन बीमा में क्या होता है? जीवन बीमा संविदाएं क्षतिपूर्ति की नहीं होती, फिर क्या होती हैं? मूल्य निर्धारित होती हैं। अर्थात कि हमने आपका 1 लाख का बीमा किया है या 2 लाख का बीमा किया है तो मरने पर हम पूरी दावा राशि अर्थात कि 2 लाख रुपया देंगे। उसमें नुकसान चाहे जितने का हुआ हो, नुकसान चाहे जो है मतलब आदमी बेरोजगार टाइप का है तो चाहे 50,000 का नुकसान हुआ हो, और चाहे वो इंजीनियर हो कि अर्थात उसके मरने पर एक ही साल में समझ लीजिए कि 6 लाख रुपया उसको तनख्वाह मिलती है तो नुकसान बहुत लंबा हुआ। लेकिन पेमेंट हम कितना देंगे? जितने का वो बीमा कराए है, अर्थात कि उसने अपना मूल्य जितना खुद निर्धारित किया है उतना ही पेमेंट करेंगे, और पॉलिसी धारक दावेदार उतनी ही दावा राशि प्राप्त करता है जितना कि कंपनी ने पहले से उसे देने का वादा किया है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? दूसरा पॉइंट देखिए, यह संविदाएं अनिश्चित जोखिम से संबंधित होती हैं। अर्थात कि गाड़ी के बीमे में ये निश्चित नहीं होता कि गाड़ी का बीमा आज हो रहा है तो कल को ये चोरी हो जाएगी या चोरी नहीं होगी। दोनों चीजें हैं ना, पक्का तो नहीं है कि चोरी हो ही जाएगी। तो ये क्या है? अनिश्चित जोखिम, अर्थात कि चोरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। दूसरे पॉइंट में इसमें जीवन बीमा वाले में देखिए आप, इसमें जीवन बीमा के संदर्भ में जोखिम अर्थात खतरा, यानी इसमें खतरा क्या होता है आदमी के बीमे में? मरना, मृत्यु। मृत्यु निश्चित है परंतु उसका समय अनिश्चित होता है, अर्थात कि आदमी मर भी सकता है, नहीं भी मर सकता है इस साल, लेकिन कभी ना कभी तो मरेगा ही। अगर बीमा लंबे समय का होता है, 20 साल का है तो 20 साल में मरने की संभावना काफ़ी कुछ अधिक होती है। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है? इस तरह के बीमा में रक्षित जोखिमों की संभावना, रक्षित जोखिम मतलब कवर्ड, अर्थात कि जिसका जिसका हमने वादा किया है उसकी संभावना समय बीतने के साथ बढ़ती नहीं है। अर्थात कि जैसे आपने गाड़ी का बीमा करवाया और रक्षित जोखिम क्या है? चोरी। दूसरा पॉइंट क्या है? एक्सीडेंट। तो इसकी संभावना साल दर साल बढ़ेगी नहीं, अर्थात कि इस साल नहीं चोरी हुई तो अगले साल जरूर हो जाएगी, उसके साल नहीं चोरी हुआ तो उसके अगले साल जरूर हो जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? लोग 20-20 साल पुरानी गाड़ी रखे हैं, नहीं चोरी हुई तो नहीं हुई। ठीक, तो इसमें संभावना बढ़ती नहीं खतरे की। लेकिन जीवन बीमा में देखिए लिखा है जोखिम की संभावना आयु बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है, अर्थात कि जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ेगी, जैसे 25 साल की उम्र में बीमा कराया, 30 साल का हुआ नहीं हार्ट अटैक हुआ, 35 तक हो सकता है, 35 के बाद 40 तक हो सकता है, 40 के बाद 45 तक हो सकता है। अर्थात कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, समय बीतता जाता है, वैसे वैसे आदमी के जीवन में खतरा बढ़ता जाता है। तो दोनों प्रकार के बीमों में मुख्य अंतर आपको जानकारी हो गई। अच्छा, अब आपका देखिए क्या है? उच्च कोर्ट की सेवा प्रदान करने में अभिकर्ता की भूमिका। उच्च कोर्ट की सेवा प्रदान करने में अभिकर्ता की भूमिका कहाँ कहाँ पर है? सबसे पहले देखिए नंबर 1 है बिक्री के बिंदु पर, अर्थात कि जब आप उसको बीमा करने के स्कीम समझाने के लिए जाते हो उस समय सबसे अच्छी सलाह दीजिए। दूसरा क्या है?
प्रस्ताव के समय। प्रस्ताव का मतलब ये हुआ कि जब आप प्रस्ताव पत्र भरते हो, उसका फार्म भरते हो, तो उस समय हर संभव मदद ग्राहक को देनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है? प्रस्ताव स्वीकृति के समय, अर्थात कि जब बीमा का फार्म आप ला करके ऑफिस में जमा करोगे उस समय कौन कौन से पॉइंट होते हैं? सबसे पहली रसीद, जब आप बीमा पास कराओगे तो प्रथम प्रीमियम रसीद मिलेगी, उसको ग्राहक को ले जा करके अतिशीघ्र आप दीजिए। इसके बाद क्या मिलता है? पॉलिसी बांड। पॉलिसी बांड ऑफिस से ले करके ग्राहक को ले जा करके आप दीजिए। तीसरा पॉइंट क्या है? प्रीमियम भुगतान, अर्थात कि अगली किस्त उसकी कब आएगी उससे संपर्क में लगातार रहिए। 1 महीना पहले उसको बताइए कि हाँ भाई अगले महीने आपकी किस्त आएगी, इतना रुपया जमा करना पड़ेगा। उससे ले आकर के पैसा जमा करवा के उसको रसीद अतिशीघ्र पहुंचवाइए। तो देखिए, उच्च कोटि की सेवा प्रदान करने में बिक्री के बिंदु पर क्या होता है? ग्राहक को सलाह उसकी आवश्यकता के अनुसार ही होनी चाहिए। अर्थात कि अगर उसकी 3 साल की लड़की है और उसको 20 साल बाद शादी के लिए उसको ज़रूरत है, तो आप ये काम ना करिए कि उसका 30 साल का बीमा करवा दीजिए और पेमेंट कब मिलेगा? 30 साल बाद, तो उसके लिए वो बेकार हो जाएगा। तो उसकी जैसी ज़रूरत हो, पहले उसकी ज़रूरत समझिए, उस आधार पर उसको बीमा दीजिए। और ग्राहक को उसके मानव जीवन मूल्य के आधार पर बीमा दिया जाना चाहिए। मानव जीवन मूल्य का अर्थ आप लोग समझते हैं? मानव जीवन मूल्य का अर्थ क्या हुआ? मानव जीवन मूल्य का अर्थ है, वो ऐसे तो मानव जीवन अमूल्य है, ठीक है ना? इसको आप ऐसे समझिए कि कोई भी आदमी मरने पर अपने साथ कुछ ले जाता है? आपको लगेगा कि कुछ नहीं ले जाता, लेकिन एक चीज वो ले जाता है। क्या ले जाता है? अपने द्वारा होने वाली आमदनी को वो अपने साथ लेके चला जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक वकील है, दिन भर कचहरी में काम करता है, 500 रुपये मान लो डेली वो पा जा रहा है। अगर वो मरा तो अपने साथ वो 500 रुपये डेली की आमदनी, यानी महीने में अगर 25 दिन उसने काम किया तो 12,500 रुपये महीने की आमदनी उसके परिवार में तुरंत बंद हो जाएगी कि नहीं बंद हो जाएगी? तो ये चीज़ वो ले गया। अब अगर वकील साहब मान लीजिए 30 साल उम्र है, तो हम लोगों के यहाँ ये माना जाता है कि आदमी 60 साल की उम्र तक जरूर काम करता है। तो अगर वो 12,500 रुपया महीना कमा रहा है, मान लीजिए 10,000 कमा रहा है, तो साल में कितना हुआ? 1,20,000। तो अभी उसकी उम्र 30 ही साल है, अगले 30 साल वो और काम करेगा, तो इसका मतलब कि अगले 30 साल में वो कम से कम 30 लाख और 30 दूना 60, यानी करीब 36 लाख रुपया वो कमाएगा। तो ये उसका मानव जीवन मूल्य बनता है। अर्थात कि कोई आदमी जितना सालाना इनकम उसकी है और जितने दिन वो अभी काम करेगा, यानी 60 साल तक, उसको आप गुणा कर दीजिए, तो ये उसका मानव जीवन मूल्य होता है। तो वही चीज़ें बता रहे हैं कि किसी भी आदमी का बीमा उसके मानव जीवन मूल्य के आधार पर दिया जाना चाहिए। अर्थात कि जितने का नुकसान होगा उसके मरने पर, वही तो आप उसको जो है मतलब वही तो उसको पेमेंट चाहिए, तभी तो उसके नुकसान की भरपाई होगी। अब ये बात दूसरी है कि आदमी 36 लाख का बीमा करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा। तो यहाँ पर अभिकर्ता की भूमिका एक मार्गदर्शक और मित्र की होनी चाहिए। अपने ग्राहक को सबसे अच्छी सलाह दीजिए। दूसरे पॉइंट में प्रस्ताव के समय आपको जो है क्या चीज़ आप मदद करेंगे? देखिए, प्रस्ताव पत्र भरते समय हर संभव मदद ग्राहक को देनी चाहिए। प्रस्ताव पत्र का मतलब कि वह फार्म जिस पर आदमी पूरा डिटेल अपना देता है कि हमारा नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, हमारे मरने के बाद किसको पेमेंट देना है, हमारी जन्म तिथि, हमारा व्यवसाय, हमारे कितने भाई हैं, हमारा पिछला कितना बीमा है, हमारे माँ बाप जिंदा हैं कि नहीं जिंदा हैं, हमारा पता क्या है, ये सारी चीज़ें प्रस्ताव पत्र में होती हैं। तो प्रस्ताव पत्र में मांगी गई सूचनाओं की प्रकृति स्पष्ट करते हुए सही सूचना भरने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि फार्म में जैसे मान लीजिए पूछा गया है कि क्या पिछले 5 साल के अंदर आपको दवा या इलाज की ज़रूरत पड़ी है या आपने कोई ऑपरेशन कराया है,
तो आपने कह दिया कस्टमर से, अरे क्या करोगे इसको, दुनिया भर का बवाल, इसमें लिखने से क्या फ़ायदा है, मत दिखाइए। लेकिन हर कस्टमर के या किसी भी कस्टमर के मरने के बाद जांच होती है। उस जांच में ये चीज़ बहुत ही आवश्यक होती है कि अब जांच करने जो आदमी जाएगा तो उसको पता लगेगा कि हाँ भाई उनका तो जो है हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। तो अगर वो चीज़ पहले से लिखी नहीं है तो बीमा कंपनी पेमेंट देने से मना कर सकती है। तो इसलिए आपकी ड्यूटी है कि फार्म भरते समय फार्म में जो जो चीज़ें पूछी गई हैं वो सही सूचना उससे भरवाइए। तीसरा पॉइंट, प्रस्ताव स्वीकृति के समय, ये हमने आपको बताया ही कि बीमा पास होने के बाद प्रथम प्रीमियम रसीद मिलती है, वो बीमा जल्दी से जल्दी पास करवा के आप उसको रसीद पहुंचवा दीजिए। इसके बाद पॉलिसी बॉन्ड ग्राहक को प्राप्त कराइए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, प्रीमियम भुगतान। उसके बाद जब अगली किस्त पड़े तो 1 महीना पहले आप उसको बताइए कि हाँ भाई आपकी किस्त आ गई है, इसको आप जमा करवाइए। चौथा पॉइंट आपका क्या है, चौथा पॉइंट है दावा भुगतान। बीमा धारक दावेदार को दावा भुगतान में आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाना भी अभिकर्ता का दायित्व बनता है। इसका मतलब क्या हुआ दावा भुगतान का? दावा भुगतान का मतलब कि जैसे उसका बीमा चल रहा है, अचानक उसका एक्सीडेंट हुआ, मर गया आदमी, तो उसके घर वालों को उसका पेमेंट दिलवाने में मदद करना। और क्या दावा होता है, जैसे मैच्योरिटी आ गई, पूरी हो गई पॉलिसी, तो उसमें कौन कौन से कागज़ लगेंगे, उसका पेमेंट आप जो है जल्दी से जल्दी करवाइए उसको। तो इसको दावा भुगतान कहा जाता है। अन्य सेवाएं क्या होती हैं किसी भी कस्टमर के बारे में? अन्य सेवाओं का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए उसका बीमा चल रहा है, 3 साल चलने के बाद उसको मान लीजिए लोन की ज़रूरत पड़ी, ऋण लेना है, तो उसको ऋण दिलवाने में उसकी मदद करवाइए। और क्या पॉइंट है, मान लीजिए उसकी नामिनी की ही मृत्यु हो गई, कस्टमर जिंदा है लेकिन मान लीजिए उसकी पत्नी पहले मर गई, तो अब वारिस को बदलवाना पड़ेगा। नामिनी का मतलब वारिस, तो वारिस को बदलवाना पड़ेगा, तो उससे पूछ के अतिशीघ्र उसमें बदलवा दीजिए। और क्या है, मान लीजिए आदमी आज इस पते पर रह रहा है इस मोहल्ले में, कुछ दिन बाद यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया उसका, मान लीजिए सीतापुर चला गया, तो उसका पता में परिवर्तन करवा दीजिए यहाँ पे ऑफिस में। मान लीजिए उसका पॉलिसी है, चल रही है, पैसे की वजह से बंद हो गया, 2 साल उसने नहीं जमा किया, अब उसके बाद वो कह रहा है कि नहीं हमारा पॉलिसी चालू करवा दीजिए। तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि पॉलिसी दोबारा चालू करवाने में जो जो भी काम उसमें लगना है, जो जो भी पेपर उसमें लगेगा वो करवा करके उसका बीमा दोबारा चालू करवा दीजिए। तो ये सारे पॉइंट आपके, और भी तमाम तरह की सेवाएं हैं। मान लीजिए उसका पॉलिसी बॉन्ड गायब हो गया, रसीदें जल गई, तो आप उसका डुप्लीकेट रसीद यहाँ से निकलवा करके उसको दे दीजिए। तो ये सब जो है क्या हुआ, अन्य सेवाओं में ये सारी चीज़ें आती हैं, और इसके माध्यम से अभिकर्ता अपने ग्राहक को संतुष्ट रख सकता है। छठवां क्या है, देखिए, शिकायत निराकरण। इसके बाद भी ग्राहक को क्या हो सकता है, कोई ना कोई शिकायत हो सकती है। ग्राहकों की शिकायत का मुख्य कारण उन्हें प्रदान की जा सकने वाली सेवाओं में अपेक्षित उत्तर न मिलना होता है, अर्थात कि उसका मनी बैक मिलना है और पता चला कि कोई बता ही नहीं पा रहा है कि आपको कब मिलेगा पेमेंट, या गया कि नहीं गया आपके खाते में, चेक से मिलेगा कि नगद मिलेगा, कस्टमर तो ये बात जानता नहीं। तो उससे क्या होता है, उसको शिकायत होने लगती है। सर्वप्रथम तो ग्राहक को शिकायत का अवसर ही ना आने दे, अर्थात कि आप उसका सारा काम टाइमली करवा दीजिए। यदि उसको शिकायत है तो उसका प्रभावी समाधान भी हमें प्रदान करना चाहिए, अर्थात कि अगर शिकायत उसने किया अपने तरफ से तो आपकी ड्यूटी है कि जल्दी से जल्दी उसके काम को करवा दीजिए। अपनी सेवा या शिकायत समाधान के माध्यम से हम अपने ग्राहक से वह प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं जो कि हमें अपना आधार बढ़ाने में मदद करेगी। आधार बढ़ाने का मतलब कि और ग्राहक ढूंढने में। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर है, आप उससे मिलने गए, 1-2 ठो उसके रिश्तेदार बैठे हैं और रिश्तेदारों का घर मान लीजिए यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे है,
तो आप उससे परिचय करके और उससे कह सकते हैं कि इनका भाई साहब का भी बीमा जो है आप करवा दीजिए, कह दीजिए इनसे। तो वो उनसे कह देगा कि हाँ भाई ठीक है, आप इनसे बीमा करवाइए, ये बहुत ही अच्छे आदमी हैं, इनके वजह से हमको ना कभी ऑफिस जाना पड़ता है ना कोई दिक्कत होती है। तो इतना कहना उनके लिए पर्याप्त हो जाता है, वो भी आपसे बीमा करवा देंगे। इसके बाद देखिए क्या है, ग्राहक सेवा में संवाद कौशल का स्थान। संवाद कौशल का क्या मतलब होता है? विपणन व ग्राहक सेवा में सर्वोच्च प्राथमिकता अच्छे संवाद कौशल युक्त व्यक्ति को ही मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि विपणन मतलब बिक्री के व्यवसाय में, जीवन बीमा क्या है? बिक्री करना है। इस व्यवसाय में या ग्राहक सेवा में सर्वोच्च प्राथमिकता यानी सबसे ज़्यादा वही आदमी पसंद किया जाता है जिसको अच्छी तरीके से बोलने चालने का तरीका मालूम हो। अब इसमें मुख्य रूप से 3 तत्व आवश्यक हैं। ग्राहकों में भरोसा बनाए रखने के लिए 3 तत्व आवश्यक हैं। सबसे पहला क्या है? आकर्षित करने की कला। संबंधों का आरंभ आकर्षण से शुरू होता है, अर्थात कि जब कोई आदमी आपके तरफ आकर्षित होता है बातचीत से, कपड़े से, किसी भी चीज़ से, तभी तो वो आपसे बात करता है। अगर उसको जो है आकर्षण नहीं होगा, जैसे मान लीजिए कोई भिखारी है और हाथ पैर में पट्टी बांधे हुए है, तो क्या कोई आदमी अपने तरफ से उससे बातचीत करने के लिए उत्सुक होता है? कोई नहीं होता। उसने कहा, रास्ता रोक लिया कि भैया 1 रुपये एक सवाल है, तो उसने आदमी ने 1 रुपया दे दिया और कुछ बोला भी नहीं। तो आदमी बातचीत किससे करता है? जिससे आकर्षित होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? संवाद। संवाद का मतलब कि बातचीत करना, ठीक है ना? पहले तो आकर्षित होगा, उसके बाद बातचीत करना। तीसरा पॉइंट क्या है? उपस्थित रहना जब भी आवश्यक हो, अर्थात कि जब उसके घर में कथा भागवत कुछ भी हो, शादी विवाह, मरना जीना, कोई भी चीज़ हो, तो मौके पर अगर वो आपको बुला रहा है तब तो उपस्थित रहिए ही, और अगर नहीं भी बुला रहा है तो किसी से सुने हैं तब भी आप पहुंच जाइए, ठीक है ना? तो ये चीज़ें इसमें होती हैं। संवाद की प्रक्रिया। संवाद की प्रक्रिया का मतलब कि अगर किसी से आप बातचीत करते हो तो संवाद जो है कैसे होता है? संवाद 3 तरीके से है। देखिए आपका मौखिक, अर्थात जैसे हम लोग एक दूसरे को हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये संवाद क्या है? मौखिक है, अर्थात कि हम ज़बानी बता रहे हैं। अगर हमने साथ में किताब भी दे दिया कि देखो इसमें किताब में ये चीज़ें लिखी हैं और हम बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया संवाद? मौखिक और लिखित दोनों हो गया। तो लिखित में आप किसी भी कस्टमर को जब आप ज़बानी स्कीम समझाओगे तो वो मौखिक हुआ, जब आप लिख के समझाओगे पूरा डिटेल तो वो क्या हो गया? लिखित। और तीसरा क्या है? सांकेतिक। सांकेतिक का मतलब कि समय का अनुशासन, अपने को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करिए, व्यवहार आपका बढ़िया हो, गर्मजोशी होनी चाहिए आपका, मुस्कुरा के बात करिए, खुले दिल से बात करिए, विश्वास से पूर्ण, यानी जब भी आप अपनी बात को कहिए तो आप उसको ये लगे कि हाँ ये सही है, तभी तो इतना दमदारी ढंग से बात कर रहा है। अन्य व्यक्तियों के प्रति जिज्ञासु होना, अर्थात कि अगर वहाँ पे 2-3 आदमी और बैठे हैं तो उनका भी परिचय आप प्राप्त कर लो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आगे चल के आप उस आदमी का भी बीमा कर सकते हो। तो आपका संवाद की प्रक्रिया में ये सारी चीज़ें आती हैं। चौथा क्या है? हाव भाव, भाव भंगिमा, हमारे उठने बैठने का, चलने का ढंग, चेहरे के हाव भाव, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी ढंग से एक्सेप्टेड आपको उसमें होना चाहिए। हर आदमी चाहता है कि हमारा अच्छे लोगों से मुलाकात हो, और जब आप अभिकर्ता के रूप में वहाँ पे जाते हो तो वो आपकी सारी चीज़ों को रीड करता है। तो ये अध्याय भी आपका समाप्त हुआ, ठीक है।